अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। नाज़रीन, ख़बरों की शुरुआत से क़ब्ल आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपको ख़बरें अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, अगर कुछ खामियां हैं तो आप डिसलाइक करें और बताएं कि और क्या हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं और कौन सी दूसरी ख़बरें हैं जो हमें बयान करनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप इसकी तरफ इशारा भी कर सकते हैं। एक मुसलमान जहाँ भी रहता है वो कभी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है और वो अपनी इस्लामी तालीमात पर अमल करते हुए दूसरों की मदद करना अपना फ़र्ज़ समझता है। जंगज़दा कैफ की सूरत हाल हम सभी जानते हैं कि वहाँ किस तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन वहाँ से बहिफाजत बंगाल वापस आने वाले मेडिकल तलबा के ग्रुप से अगर पूछा जाए कि वो किसका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तो वो मोदी जिंदाबाद के नहीं बल्कि वो मिसबाहुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगा देंगे। मिसबाहुद्दीन बंगाल के बीरभूम का रहने वाला है। 48 तलबा पर मुश्तमिल गिरोह का वो रुकन है। उसने हंगरी की सरहद तक 900 किलोमीटर के ख़तरनाक सफ़र का मंसूबा बनाया और उसे मुनज़्ज़म किया। उसने शेलिंग, बमबारी, एयर स्ट्राइक वाली सड़कों पर चलने से लेकर बस की सवारी और ट्रेन के 2 सफ़रों पर उसने क़ियादत की। उसने 2 दिन के सफ़र को हर एक के लिए आसान बनाने के लिए अपनी रकम में से 1 लाख तकरीबन 1.5 लाख रुपये उसने खर्च किए। मेडिकल के दूसरे साल के तालिब इल्म और नाडिया के रहने वाले रजीबुल मोंडल का कहना है कि जिस तरह मिसबा और उसके साथी राजा ने सरहद पार पहुंचने में उनके ग्रुप की क़यादत की, वो उसका एहसान कभी फरामोश नहीं कर सकता, जबकि हिंदुस्तानी हुकूमत ने तलबा को यूक्रेन में ख़ुद को बचाने के लिए तनहा छोड़ दिया। ये बात उस लड़के ने कही है। मिसबा का खुद कहना है कि उनके पास अकेले जाने का इंतखाब था या वो अपने एक दोस्त साथियों को लेकर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया क्योंकि उनका दिल नहीं माना, क्योंकि दूसरों को यूक्रेन से निकलने का रास्ता खुद बनाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि बच्चों के पास पैसे तक ख़त्म हो रहे थे, वो किस तरह से यूक्रेन सरहद पर पहुँच पाते। उसके बावजूद भी हमने देखा कि हिंदुस्तानी वज़रा वो पूरा क्रेडिट हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दे रहे हैं, जबकि पूरा ख़तरा उन तलबा ने उठाया और हमारे वज़रा जो वहाँ पहुँचे थे वो महफूज सरहद पर खड़े होकर फ़ोटोशूट करवा रहे थे और हमने देखा कि किस तरह से वो फ़ोटोशूट करवा रहे थे और किस तरह से वो पोस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि हम तलबा का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि तलबा तमाम मुश्किलें झेलें और जब आप वहाँ पहुँच जाएँ तो हम आपसे भी मोदी मोदी बुलवाएँगे। वैसे क्लिप आपने भी देखा होगा कि किस तरह से मोदी जी जिंदाबाद का नारा तलबा से बुलवाया जा रहा था और तलबा का उस पर क्या रिएक्शन रहा ये भी आपने देख लिया। जो दुख दर्द और तकलीफ़ तलबा ने यूक्रेन में वहाँ झेली वो हम और आप नहीं समझ सकते। वो उन्हीं की ज़बानी समझा जा सकता है जो कुछ तकलीफ़ें उन्हें हुई और उस पर भी जिस तरह क्रेडिट लेने की होड़ मरकज़ी वज़रा में लगी हुई है और मीडिया जिस तरह से काम कर रहा है वो देखकर शायद उनका गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुँच जाता होगा। रोमानिया बॉर्डर पे पिछले 30 घंटे से खड़े रहने के बाद बिना खाए पिए हुए अब हम लोग बर्फबारी झेल रहे हैं। यह बर्फबारी नहीं है, यह हम प्रकृति से नहीं लड़ रहे हैं, यह हम अपने लोगों से लड़ रहे हैं। हम अपने इंडियन एम्बेसी से लड़ रहे हैं। अब बताइए क्या किया जाए। थैंक यू so much Indian Embassy for showing such kind of love and respect to us. We are very glad to have you. Thank you so much. उसका इजहार कभी उन्होंने आंसुओं की शक्ल में की तो कुछ तलबा ने तो हुकूमत के रवैये पर सीधे नाराज़गी का इजहार कर दिया। उन्होंने अपने अल्फाजों के ज़रिए भी उसका इजहार किया और आज कुछ तलबा ने खामोशी से पैगाम दिया कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर फूल लिए खड़े थे और तलबा को देना चाह रहे थे जब वो यूक्रेन से हिंदुस्तान लौट रहे थे। जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उसकी वीडियो भी बनाई जा रही थी। तो देखिए कि किस तरह तलबा ने अपना खामोश रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। हिजाब को तरक्की की राह में रुकावट करार देकर उसे बैन करने का मुतालबा किया जा रहा है। हिजाब को पिछड़ों की अलामत कहा जा रहा है। हिजाब पहनने वाली ख़वातीन को दकियानूसी ख़यालात वाली कहा जा रहा है। हम हिजाब ही नहीं बल्कि कोई भी इस्लामी तालीम और उसूल हो कभी भी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनता। ये बात हम खुल कर कह सकते हैं और वो भी दलाइल के साथ। हिजाब पर तनाज़ा कहाँ चल रहा है ये सभी जानते हैं। शुरू यहाँ कर्नाटक से ही हुआ और मिसाल भी हम कर्नाटक से पेश करेंगे कि किस तरह से एक बाहिजाब तालिबा किस तरह से वो तरक्की की राह पर चल रही है और तरक्की कर रही है।
कर्नाटक के रायचूर ज़िले के SLN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की सिविल इंजीनियरिंग की तालिबा हैं बुशरा मतीन, जिन्हें कॉन्वोकेशन तकरीब में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल उसने हासिल किए हैं। मतीन को 10 मार्च को बेलगावी में विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के 21वें सालाना कॉन्वोकेशन में 16 गोल्ड मेडल से नवाजा जाएगा। तो फिर आप बताइए कि बुशरा को आखिर हिजाब माने क्यों नहीं बना। तो सोचिए कि अगर उसके हिजाब को लेकर उसके क्लास बंद कर दिए जाते, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग की जाती, मीडिया उसके बारे में बकवास करती फिरती और स्कूल के प्रिंसिपल उसे बाहर निकालते, उसके सामने उस पर गेट बंद कर देते, तो शायद बुशरा आज जिस जगह खड़ी है वो वहाँ कभी खड़ी नहीं होती। तो फिर क्या आपको अब भी लगता है कि हिजाब तरक्की में रुकावट बनता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा हो या फिर कुछ और हो जाए या फिर कोई हंगामा बरपा हो जाए या कुछ एहतिजाज हो जाए, तो हिंदुत्ववादी तंजीमें मुतालबा करती हैं कि PFI और SDPI जैसी तंजीमों पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। लेकिन आज कर्नाटक के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि वो उन तंजीमों पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, बल्कि उनके लिए काम करने वाले कारकुनों की नकलो हरकत पर नज़र रखेंगे। उन्होंने उत्तर कन्नड़ा ज़िले के सिरसी में मीडिया वालों से बात करते हुए कहा कि अगर उन तंजीमों पर पाबंदी लगाई जाती है तो फिर यही लोग दूसरी तंजीम बनाएंगे। तंजीम पर पाबंदी लगाना रियासती हुकूमत के इख्तियारात में नहीं है। वैसे याद रखिएगा कि तंजीमें सिर्फ नाम की होती हैं और वो इकट्ठा करती हैं, लोगों को जोड़े रखती हैं, लेकिन काम करने वाले तो उसके कारकुन होते हैं और उन्हीं कारकुनान की वजह से ही तंजीमों का नाम होता है और उनकी पहचान होती है। वैसे जिसका काम घरों को आग लगाना हो वो आग बुझाने की बात करे तो फिर क्या कहा जाए। फ़लस्तीनियों के घरों को छीनकर उन पर सालों से मज़ालिम ढाने वाले इसराइल ने अब रूस यूक्रेन जंग के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी है। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट ने हफ्ते के रोज़ मॉस्को में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान 3 घंटे तक तवील उनसे बातचीत की। उसके फ़ौरन बाद इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने रूस यूक्रेन के जारी बहरान में सालिसी की ताज़ा तरीन कोशिश में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी बात की। वैसे जो कुछ हालात फ़लस्तीन में हैं और जिस तरह वहाँ फ़लस्तीनियों के साथ सलूक किया जा रहा है, खुद अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी ममालिक उसकी मज़म्मत कर चुके हैं, लेकिन इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। रोज़ाना वहाँ फ़लस्तीनी शहीद कर दिए जा रहे हैं, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और ऐसा मुल्क अब दूसरों की जंगें रोकने की बात कर रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता कुछ माह कबल ही कुछ छोटे फुलझड़ी जैसे रॉकेट हमलों को बहाना बनाकर किस तरह से गज़ा में सैकड़ों मासूमों का इजराइल ने कत्लेआम कर दिया था, ये हम सभी ने देखा है। इसके बाद ये सब छोड़िए, आज ही के एक वीडियो देखिए कि किस तरह से ये सहयूनी पुलिस बच्चों के साथ किस तरह का सलूक कर रही है और ऐसे दरिंदे अब बात कर रहे हैं जंगों को रोकने की, तो फिर क्या कहा जाए। אני לא מתקרב, אני באתי... ילדים שלך? זה לא ילדים שלי, אבל באתי לברר שמשפחה שלהם בוכה, זה ילדים בין אתה מכיר את ההורים שלהם? אני מכיר את ההורים אז שלהם. תתקשר אליהם, חוץ מזה הכל בסדר, תודה רבה לך. אבל זה ילדים... यूक्रेन के शहर खार्किव और दूसरे शहरों पर रूस के हमले मुसलसल जारी हैं, जबकि दारुल हुकूमत कीव में भी लड़ाई जारी है। यूक्रेन के सदारती तर्जुमान के मुताबिक रूस के हमलों में वेनेसिया एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। दारुल हुकूमत कीव के करीबी इलाके में रूसी अफवाज की शैली में 3 शहरी भी हलाक हो गए हैं और एक पुल भी तबाह हुआ है। ये ताज़ा सूरत हाल अब सामने आई है। वहीं रूसी सदर से तुर्क और फ्रांसीसी सदूर ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसमें यूक्रेन में जंग बंदी पर जोर दिया है। वहीं रूसी सदर ने जवाब दिया कि यूक्रेन की तरफ से लड़ाई बंद करने पर ही यूक्रेन में फ़ौजी ऑपरेशन रुकेगा, किसी भी तरह रूस अपने मकासद हासिल करके ही रहेगा। वहीं जंगज़दा इलाकों से शहरियों का इनखिला भी जारी है और यूक्रेन पर जिस तरह से बमबारी की जा रही है, वहाँ से अब तक 10 लाख से ज़ायद पनाहगुज़ीन पोलैंड में दाखिल हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 15 लाख से ज़ायद अफराद वहाँ से इनखिला कर चुके हैं। ऐसी बातें सामने आई हैं। वहीं अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। उत्तर प्रदेश के इंतखाबी दंगल का आज आखिरी मरहला है और उसके लिए लोगों ने अपने वोट डालने शुरू कर दिए हैं। राय दहिंदगान 9 अजला की 54 नशिस्तों पर 2 करोड़ 6 लाख वोटर 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वदरे के इस मरहले में 7 वज़रा की साख भी दाव पर लगी हुई है। पोलिंग शुरू होने से कबल ही पोलिंग स्टेशनों पर फर्जी पोल्स कराए गए हैं, ऐसी खबरें भी सामने आई हैं, जबकि कई लोगों का कहना है कि उनके वोट ही काट दिए गए हैं। कई एक घर से कई वोट काट दिए गए हैं, उनके नाम ही वोटर लिस्ट से गायब बताए जा रहे हैं। बता दें कि 7वें मरहले में वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्ज़ापुर, रॉबर्ट्सगंज, गाज़ीपुर, मऊ, आज़मगढ़ और जौनपुर अजला की
54 اسمبلی حلقوں میں کل 613 امیدوار میدان میں ہیں۔ اور بتا دیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی میں 3 دن تک قیام کیا اور پارٹی کے لیے ووٹ مانگے۔ نریندر مودی نے اپنے قیام کے دوران روڈ شو بھی کیا اور لوگوں سے ملاقات بھی کی۔ وہیں آج سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے ٹویٹ کر ووٹ ڈالنے کی اپیل کی اور کہا کہ قوم پرستی، ترقی اور گڈ گورننس کی جیت کے لیے ووٹ ضرور دیں۔ آپ کا ایک ووٹ آپ کی ریاست کو مافیاؤں، فسادیوں اور انتہا پسند خاندانوں سے بچائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی ہوں، یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی ہوں یا پھر بی جے پی صدر جے پی نڈا ہوں، مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ ہوں یا امت شاہ کے ساتھ 2017 کی کامیابی کی کہانی کو دہرانے کے لیے وہ پوری طرح سے پوروانچل میں بڑے پیمانے پر مہم انہوں نے چلائی ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے نتائج کیا آتے ہیں۔ 10 مارچ کو اس کے نتائج آنے والے ہیں اور یو پی میں بدلاؤ آئے گا یا پھر یوگی کی سرکار بنے گی، یہ تو 10 مارچ کو ہی پتہ چلے گا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں سماجی فاصلے کے بغیر پہلی باجماعت نماز ادا کی گئی، جس میں پرنور مناظر دیکھنے کو ملے۔ میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں صحت کے امور کی نگراں کی جانب سے سماجی فاصلے کی پابندی کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز سماجی فاصلے اور کورونا قواعد کے بغیر ادا کی گئی۔ نماز کے دوران سماجی فاصلے رکھنے کی پابندی کو ختم کیا گیا ہے، تاہم نمازیوں کے لیے ماسک پہننا اب بھی لازمی ہے۔ علاوہ ازیں سعودی عرب میں دیگر تمام کھلے اور بند مقامات پر بھی سماجی فاصلے کی شرط کو اب ختم کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے ملک بھر میں متعدد کورونا پابندیوں کو ختم کرنے کا گزشتہ روز اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب آنے والے مسافروں کے لیے PCR ٹیسٹ اور کوارنٹین کی شرائط کو بھی اب ختم کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ملک بھر میں کورونا کیسز میں کمی کے بعد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے حکام کی جانب سے مسجد حرام میں نماز اور مسجد نبوی میں زیارت کے لیے اجازت نامے کی شرط کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ کا رخ کریں، fikrokhbar.com ہمارا ویب سائٹ ہے۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔